हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है माइंडास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और ईद की आप सभी लोगों को बहुत सारी ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे उपस्थित हैं वो जरूर मेंशन कर दीजिएगा। दूसरी बात ये मैं आपसे कह रहा था कि प्लीज इस वीडियो को वैसे ही कंसीडर करेंगे जैसे आप लाइव वीडियोस को करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड है। पहले से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि ईद वाले दिन छुट्टी होगी, ठीक है। पर ये सेशन आपका चलेगा जरूर। इसमें 25 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे और ताबड़तोड़ 25 क्वेश्चन चलेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, सीधे उसका एक्सप्लेनेशन आंसर शुरू हो जाएगा। ऐसे करके समय आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं और सभी लोगों को आंसर करना रहेगा। कम समय दूंगा बनाने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। हेयर्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। ये एक ब्लड रिलेशन का सवाल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा समय का मतलब ये हुआ कि यू कैन टेक 30 सेकेंड, 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट आप इसके लिए लीजिए और 1 मिनट में आप इसको बना ले जाएंगे। जब आपसे ये बन जाए फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सी सिस्टर ऑफ यू whose grandchild of L is the mother of J and married to K, J is mother of C, N is father of F, C is mother of Y, Z is sister of N, C is the sister of F, C has no sister, Y is the mother of T, who is married to X। ऐसा करके बड़ा लंबा खासा इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है और ऐसा है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन इस वाले क्वेश्चन के लिए आपकी डायरेक्ट दी गई, ठीक है। मैं सीधे क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूं। ये रहा पहला सवाल। क्या कह रहे हैं कि हाउ इज यू रिलेटेड टू एन, यू एन से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको बना के देख लेते हैं, ठीक है। यू एन से किस प्रकार संबंधित है। पहला, सी सिस्टर ऑफ यू। इसका आंसर आपका जो भी है, चलो पहले तीनों क्वेश्चन दिखा लेते हैं ना, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ इज यू रिलेटेड टू एन, ठीक है। यू एन से कैसे संबंधित है। इसका आपका जो भी आंसर आ रहा है ना, कॉमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक, पर करना जरूर, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी या जेड। एफ जेड से कैसे संबंधित है। नीस, डॉटर, मदर, नेफ्यू या फिर आंट में से इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर बनेगा। और फिर ये आपका तीसरा सवाल, ठीक है। यहीं पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सी सिस्टर ऑफ यू, सी किसकी सिस्टर है, यू की सिस्टर है, तो ऐसा बनेगा हु इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एल, है ना। थोड़ा नीचे बना लेते हैं क्योंकि ये शुरुआत ही ग्रैंड चाइल्ड से हो गई। सी सिस्टर ऑफ यू, सी सिस्टर है यू की और ग्रैंड चाइल्ड है किसकी, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एल, एल की ग्रैंड चाइल्ड, यानी एल सबसे टॉप रैंक पे होना चाहिए। एल इज मदर ऑफ जे एंड मैरिड टू के। एल किसकी मदर है, जे की मदर है, और एल का विवाह किससे हुआ है, के से हुआ है, और यानी यहाँ पे जे होना चाहिए, ठीक है। जे इज मदर ऑफ सी, जे किसकी मदर है, सी की मदर है, तो जे सी और यू दोनों की मदर हो जाएगी, जिसमें यू का जेंडर नहीं मालूम है। फिर एन इज फादर ऑफ एफ, एन किसका फादर है, एफ का फादर है। खैर वो आगे देखेंगे क्या है वो, ये कैसे लिंक करेगा, किसके साथ लिंक करेगा। सी इज मदर ऑफ वाई, सी किसकी मदर है, वाई की मदर है, सी वाई की मदर है, ठीक है। इसका मतलब सी भी मैरिड है, ठीक। जेड इज सिस्टर ऑफ एन, जेड किसकी सिस्टर है, एन की सिस्टर है। सी सिस्टर ऑफ एफ, सी एफ की सिस्टर है। ये वाला देखो, सी एफ की सिस्टर है, तो सी एफ की सिस्टर है यानी एफ यहाँ पे आना चाहिए। और फिर एफ का जेंडर तो पता नहीं चलेगा, सी सिस्टर है बोला। जेड इज सिस्टर ऑफ एन, जेड किसकी सिस्टर है, एन की सिस्टर है। जेड और एन सिबलिंग्स हैं, ये बात हमें आगे, पर एन का, एन इज फादर ऑफ एफ लिखा हुआ है। एन के फादर के रूप में किसको बोला गया, एन इज फादर ऑफ एफ, तो एन फादर है यहाँ पे, और जेड एन की सिस्टर है, तो जेड को आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक। सी इज फादर ऑफ एफ, सी हैज नो सिस्टर, सी की कोई बहन नहीं है, इसका मतलब सी के सब भाई हैं, तो यू और एफ उनके भाई हो जाएंगे। वाई इज मदर ऑफ टी, वाई किसकी मदर है, टी की मदर है। वाई इज मदर ऑफ टी हु इज मैरिड टू एक्स, वाई किसकी मदर है, टी की मदर है। और एक मिनट, वाई इज मदर ऑफ होम, टी, ठीक। वाई इज मदर ऑफ टी हु इज मैरिड टू के, टी का विवाह किसके, सॉरी टी इज मैरिड टू एक्स, की नहीं एक्स, ठीक। इस तरीके से आपका रिलेशन 1 2 3 4 5 पीढ़ी, अरे बाप रे बाप। इस तरीके से क्वेश्चन, सी इज नीस ऑफ होम, सी किसकी नीस है, तो जेड की नीस होगी सी, है ना। यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए, सेकंड विकल्प हमारा करेक्ट आंसर के रूप में होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं।
एफ जेड से कैसे संबंधित है? एफ इज नेफ्यू ऑफ जेड, जेड के भाई का बेटा है एफ, तो नेफ्यू होना चाहिए। आई थिंक ये फोर्थ विकल्प आपने आंसर किया होगा। यू एन से कैसे संबंधित है? यू एन का क्या लग रहा है? तो यू इज सन ऑफ एन आ रहा है, तो यहाँ पे यू इज सन ऑफ एन है ना, सन। हाउ इज यू रिलेटेड टू सन? यार यहाँ पे इस तरीके से क्यों आ रहा है, फिर से देख लेते हैं। सी सिस्टर ऑफ यू, सी यू की सिस्टर है। हु इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एल? यू एल की ग्रैंड चाइल्ड है। एल मदर ऑफ जे, ठीक। अनमैरिड टू के, ठीक। जे इज मदर ऑफ सी, ठीक है। एन इज फादर ऑफ एफ, ठीक है। सी इज मदर ऑफ वाई, सी इज द मदर ऑफ वाई, ठीक है। जेड इज सिस्टर ऑफ एन, जेड एन की सिस्टर है, ठीक है। सी सिस्टर ऑफ एफ, सी एफ की सिस्टर है। सी हैज नो सिस्टर, तो यू और एफ मेल हो जाएंगे। वाई इज मदर ऑफ टी, हु इज मैरिड टू एक्स, वाई टी की मदर है, और टी जो कि एक्स से मैरिड है। भाई देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए हाउस यू रिलेटेड टू एन, यहाँ पे होना चाहिए था हाउस एन रिलेटेड टू यू, तो फादर ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ चेंज कर लेना। हाउ इज एन रिलेटेड टू यू, है ना, तो ये फादर आंसर बनेगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। खैर चलो अगला, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल्स? मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होंगी? न्यूनतम 1 2 3 4 5 और 6। मिनिमम 6 फीमेल्स होंगी, टी और एक्स में से कोई एक फीमेल होगा। मिनिमम 6 फीमेल और मैक्सिमम भी 6 फीमेल, है ना। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल? तो 6 आएगा, कंफर्म है 6 होगा इसके लिए आंसर। 4 एक समान है, एक अलग है। एल के एन जे टी एक्स, एल के एन जे टी एक्स, ठीक। और जेड वाई सी यू, सी यू जेड एन वाई। देखो सभी एक ही पीढ़ी के लोग हैं, एल के जे एन, ठीक, एक ही पीढ़ी, सी यू एक ही पीढ़ी के हैं, जेड और वाई अलग पीढ़ी के दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जेड वाई। टी एक्स भी सेम पीढ़ी के हैं, टी और एक्स सेम जनरेशन के लोग हैं, तो इसका मतलब जेड वाई राइट आंसर बनना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर ध्यान देखिए दीजिएगा। A B C D E F G and H went to a fair and decided to take a ride on giant wheel having 8 boxes. Only one person can sit in a box. वही जो चक्री नहीं होती जिसमें लोग बॉक्स में बैठ के और वो राउंड राउंड घूमता बड़ा सा झूला होता है, क्या कहते हैं उसको मालूम नहीं, व्हील वाला चूल्हा होता है, झूला होता है। ऑल द बॉक्सेस वो अरेंज इक्वल डिस्टेंस स्पेस, कितने हैं? 2 4 6 7 8, 8 है, ठीक है। बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। Every person was facing another person but not necessarily in the same order. A is sitting in front of F, D is sitting exactly between F and B, B is in front of C, D is sitting immediate left of F, E and H are facing each other. बहुत सिंपल सवाल है, आराम से बन जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लेगा, ठीक है। ज्यादा समय इस क्वेश्चन को करने के लिए नहीं लगना चाहिए। चलो हम लोग बना लेते हैं इसको। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने बना लिया होगा, क्योंकि इतना ही सिंपल है ये कि अब तक बन जाना चाहिए। हाँ, इतना ही सिंपल है कि अब तक ये बन जाना चाहिए। बना दे, ऐसे कह सकते हो, सर्कुलर टेबल सिटिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है भाई। ये एक ऐसे ऐसे व्हील है बड़ा सा, 2 4 6 और 8 जन बैठे हुए हैं व्हील्स में, बराबर दूरी पर हैं, सभी इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। सभी डब्बे बने हुए हैं, बॉक्सेस हैं, झूले ऐसे, है ना, और ये बॉक्सेस में लोग बैठे हुए हैं मजे लेने, है ना। और ये बॉक्स है पहला, देखो क्या कह रहा है। ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ, ए एफ के सामने बैठा हुआ है, एफ बना लो, ए उसके सामने बना लो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। डी सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड बी, डी एफ और बी के बीच में है, तो भैया बी यहाँ पे रख लो और डी को फिर ऐसे में यहाँ पे रख लो। एक केस इधर से भी बनता है, पहले इधर वाली केस से लेके चलते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे। डी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, डी किसके लेफ्ट में है? एफ के लेफ्ट में है। डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड बी, डी एफ और बी के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है।
एग्जैक्टली मिड में है, और एंड बी इज इन फ्रंट ऑफ सी। देखो डी सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ एंड बी इज इन फ्रंट ऑफ सी। बी किसके सामने है? सी के सामने, यानी यहाँ पे सी होना चाहिए। डी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। डी एफ के तुरंत लेफ्ट साइड में है। छोड़ दो, मतलब दिक्कत क्या है ना कि डी एफ के तुरंत लेफ्ट में है, तो डी यहाँ पे एफ के राइट में साइड में आ रहा है। तो हमने कही थी मामला यहाँ से हटाओ, इधर से हटाओ और यहाँ से हटा लो, और कर क्या लो ना मालूम, डी को यहाँ पे बना लो, डी एफ और बी के बीच में, बी यहाँ पे और बी के सामने सी रखना है, सी को हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और ऐसे में डी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ई एंड एच आर फेसिंग ईच अदर। ई और एच एक दूसरे के सामने है, तो यहाँ ई ऑब्लिक एच रहेगा, एच ऑब्लिक ई रहेगा, एक कोई बच रहा होगा, ठीक है। वो जन कौन है? ए सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ, वो तो हमने पहले बना लिया। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी, जी बच रहा है तो जी को यहां लगाओ, ठीक। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड पहला सवाल क्या कह रहा था। वो अमंग द, आई होप कि सबका ऐसा ही बना होगा। वो अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के तुरंत लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है? तो ए के तुरंत लेफ्ट साइड में तो जी है। हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1। आई होप कि आपका यही आंसर आ रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन जी करेक्ट आंसर के रूप में होगा। नेक्स्ट, हु सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो जी के राइट में, जी कहाँ पे है? इस जगह। इसके राइट में फर्स्ट सेकंड कौन है? ई या फिर एच में से कोई होना चाहिए, और इसके लिए हमारा थर्ड ऑप्शन इधर ई और एच करेक्ट आंसर के रूप में बनेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में कौन है? ई यहाँ पर है और जी इस जगह पे, या तो अगर ई यहाँ मानो, जी यहाँ मानो, तो ए इनके बीच में होगा। ई यहाँ मानो, जी यहाँ मानो, तो सी इनके बीच में, तो या तो ए होगा इनके बीच में या फिर सी आएगा, ए ऑब्लिक सी। तो थर्ड ऑप्शन अगेन राइट आंसर बनना चाहिए, इधर ई और सी और ए, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। 4 of the following 5 are like in a certain way and hence form a group CFFBBA। CFFB एक के अंदर पे CFFB, BAAC, B एक के गैप पे A एक के गैप पे C, और लास्ट वाला G से कुछ लिंक करता हुआ था, HG। सब एक के गैप पे हैं, H और G एक के गैप पे नहीं होने चाहिए हमारे ख्याल से। HG एक के गैप पे इस तरीके से जा सकता है, और H यहाँ पे, अब देखो सभी क्लॉकवाइज चल रहे थे, है ना, यहाँ पे H हो सकता है, यहाँ पे भी H हो सकता है, तो HG ऐसे और ऐसे कंफर्म नहीं है, तो ये हमारा अलग आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 5 HG होना चाहिए। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 10। If all the people are arranged in alphabetical order sitting from A in clockwise direction, then how many % position definitely remain unchanged? इसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट बॉक्स में, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा के, और देखो कितने की पोजीशन में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे आंसर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊं, चलो भाई ये रहा अगला सवाल। 8 पर्सन्स हैं, A, B, C, D, F, G, H are going to watch movie in different months, January, April, May, June, July, August, October, December, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। F is going to watch the movie in month which has 30 days. There are 3 persons watching movie between F and C. H watches the movie just before A. Who is watching the movie before B? B watches the movie just before C. H watches watching the movie in the month which has maximum number of days but not in January. D is watching the movie in the month which has 30 days. D is watching the movie after D. G D के बाद मूवी देख रहा है। चलो क्या है? जनवरी, अप्रैल, आप लोग भी बनाते रहना भाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर।
ठीक है, चलो पहला इंफॉर्मेशन आप बना रहे ना, आप लोग बोलो बन गया हो तो क्वेश्चन दिखा दूं, हालांकि कैसे बोलोगे और मैं कैसे सुन पाऊंगा, और ये मैं थोड़ा समय दे रहा हूं, मान के चल रहा हूं इतनी देर में बन गया होगा। जैसे आप लोग डेली बेसिस पे बनाते हो इतनी देर में लोग बना लेते हैं, तो कहो तो पहले क्वेश्चन देख लें। पहला सवाल आपके सामने ये है, कह रहे इफ ई इज रिलेटेड टू एफ एंड एच इज रिलेटेड टू सी, यदि ई एफ से संबंध रखता है और एच सी से संबंध रखता है, देन इन द सेम वे डी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसी तरीके से डी किससे संबंध रख रहा होगा। जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये रहा अगला सवाल। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन, दी गई जानकारी के मुताबिक इनमें से कौन सा कथन सही है। डी इज गोइंग टू वॉच मूवी आफ्टर एफ, डी एफ के बाद मूवी देखने जा रहा है। दो व्यक्ति जो है वो जी और बी के बीच में मूवी देखने जा रहे हैं। बी मूवी जनवरी महीने में देख रहा है, ए मूवी अगस्त महीने में देख रहा है, या फिर इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, ऐसा इनका कहना है। फिर अगला देखो, द नंबर ऑफ पर्सन वॉचिंग द मूवी बिटवीन डी एंड एफ इज सेम आज बिटवीन बी एंड होम, जितने लोग डी और एफ के बीच में हैं उतने ही लोग बी और किस व्यक्ति के बीच में आ रहे हैं। तो ये 13वां सवाल है, यहीं पे हम इसको बना लेंगे। जनवरी से स्टार्ट होके जैन, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, पहले आ जाओ, इस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं यहां से। F is going to movie watch the movie in the month which is 30 days। अप्रैल का 30 होता है ना, जून का 30 होता है, सितंबर का 30 होता है, पर वो है नहीं। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर 4 महीने 30 के होते हैं, बाकी सब फरवरी 28, 29, बाकी सब 31। देयर आर 3%। अच्छा अब देखो, F going to watch the movie in month which is 30 days, मुझे अच्छा ही है, मैं बोल दूंगा भैया F जो है 30 वाले में जा रहे हैं, तो एक बार के लिए F यहाँ पे रखो और एक बार के लिए F को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। F is going to watch the movie in month which has 30 days। There are 3 person watching the movie between F and C। F और C के बीच में 3 जन मूवी देखने वाले हैं। 1 2 3 का गैप करके C यहाँ पे बनाओ, ठीक है। इस वाले में 1 2 3 का गैप करके C नीचे, ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है 3 का गैप, C यहाँ पे बनाओगे। H watches the movie just before A, who is going to watch movie before B। H किसके तुरंत पहले है, A के तुरंत पहले है, और A किसके पहले है, B के पहले है कहीं, ठीक है। H और A एक साथ आएंगे। A who going to watch movie before B, B watches the movie just before C। C के तुरंत पहले कौन देख रहा है, B देख रहा है, तो C के तुरंत पहले यहाँ पे B। अब B के ऊपर ये में H और A को एक साथ रखना है। B के ऊपर H और A को एक साथ रखने के लिए इस केस में जगह यहाँ पे है, H ऊपर और A बाद में। इस वाले केस में H A यहाँ पे हो सकता है ना, और एक H और H A यहाँ पे भी पॉसिबल है, या फिर यहाँ से यहाँ पे भी पॉसिबल है। H और A देख लेते हैं, है ना। फिर H is watching the movie which has maximum number of days but not in January। H जनवरी में नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक जो दूसरा केस यहाँ पे H और A का बन रहा था ना, वो यही है कि यहाँ पे H रखो, जनवरी में नहीं आएगा। अच्छा H यहाँ पे भी H नहीं जाएगा, पूछो क्यों। H 31 वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज का मतलब 31, अप्रैल में H नहीं हो सकता, 30 का महीना है, और जनवरी के लिए मना कर दिया, तो H और A यहाँ नहीं रख सकते। तो H A के लिए यही जगह आपकी फिक्स हो रही है, H और A के लिए एकदम कंफर्म यही जगह हो रही है, तो H यहाँ पे A इस जगह पे, ठीक है। H is watching the movie month which has maximum number of days but not in January। D watches the movie in the month which has 30 days। D 30 वाले महीने में देख रहा है भाई,
इस केस में 30 वाले दोनों इंगेज हैं, तो डी को कहाँ लगाओगे, ये गलत हो गया। इसमें 30 वाला डी के लिए यहाँ पे खाली है, तो डी को इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, जी इज वॉचिंग द मूवी आफ्टर डी, जी डी के बाद में जी यहाँ पे हो जाएगा, ए बी सी डी, ई बच रहा है, ई सबसे पहले आ जाएगा, ये केस सही हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन हमने पहले किए हैं उसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है इफ ई इज रिलेटेड टू एफ, ई एफ से, एच सी से, ई एफ से, ठीक है, एच 2 के गैप पे सी से, ई से 2 के गैप एफ, एच से 2 के गैप पे सी, और आपका हमारे ख्याल से पूछ किसका रहा है, डी का पूछ रहा है, तो डी से 2 के गैप पे एच आए, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1 एच होना चाहिए। आई होप वही आंसर किया होगा। Which of the following statement is true as per the given information? D is going to watch the movie after F. D F के बाद मूवी देखने जा रहे हैं, D के F के बाद जा रहे हैं, नहीं पहले जा रहे हैं भाई। फिर 2 person watching movie between G B, G B के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, ये भी गलत हो गया। फिर B जनवरी महीने में नहीं है, फिर A अगस्त महीने में, A अगस्त महीने बिल्कुल सही है, ये वाला आपका चौथा सही हो जाएगा। The number of person watching movie between D and F is same. D F के बीच में एक जन है, तो B से एक के गैप पे, B से एक के गैप पे H आ रहा है, तो B और H के बीच में एक लोग हैं, तो यहाँ पे H आंसर होगा। 4 एक समान है, H D C B G, H D C B, केवल D को छोड़ के बाकी सब 31 वाले में है, D 30 वाले महीने में है, तो D आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर वॉचिंग द मूवी बिटवीन B एंड D, B और D के बीच में देखने वाले मूवी कितने लोग हैं, तो B और D के बीच में 1 2 3 4 लोग मूवी देखने वाले हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 4 हो जाएगा। आई होप यहां तक बात जम गई होगी, सबको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है, अल्फाबेट ग्रुपिंग से रिलेटेड सवाल है, बिल्कुल ईजी है। टैप नॉट मैट PQR STB, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड, क्विकली आंसर करना, ठीक है। कह रहे इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन डिक्शनरी, जैसा ही डिक्शनरी में आते हैं यदि उनको उसी तरीके से व्यवस्थित किया जाए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, दाएं से बाएं व्यवस्थित करना है। सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट इन, बाएं से दूसरा कौन सा होगा, बहुत सिंपल है, इसको पढ़ के ही आंसर हो जाना चाहिए। दाएं से बाईं तरफ किस तरीके से डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, तो राइट से यदि डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करोगे तो यहां सबसे बड़ा वाला आएगा, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है भाई, टी से स्टार्ट होने वाला वर्ड पहला होगा, टी से जस्ट पहले एस से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा, लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पे यही बन रहा होगा, STV हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जो लोगों ने तीसरे विकल्प को आंसर बोला है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बाएं से दूसरा वर्ड है ना, इसको थर्ड लेटर कौन सा है, टी है। अब आप लोग कर लो पहले इसको, जितना पढ़ते जाओ उसी के साथ साथ इसको बनाते जाओ। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड and the second letter of the word which is third from the right hand। आप क्या कह रहे हैं, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बाईं तरफ से है ना, दूसरे वर्ड का थर्ड लेटर, एंड सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, तीसरा इसका सेकंड लेटर ए है। ए और टी के बीच में कितने आएंगे, ए से टी के बीच में नंबर ऑफ लेटर कितने, A1 है, T20 है, तो इनके बीच में तो 18 आएंगे ना, 18 ये एक 19 और एक ये 20 टोटल हो गया, बीच में इनके 18 आएंगे, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। अगला कह रहे इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड द सेकंड अल्फाबेट इज रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग अल्फाबेट, यानी इससे सेकंड अल्फाबेट ए है टैप में, उसको नेक्स्ट करो, बी कर दो, ए को बी को, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट से, ठीक है। सेकंड अल्फाबेट फॉलोड बाय थर्ड अल्फाबेट एंड द थर्ड अल्फाबेट इज रिप्लेस्ड बाय preceding alphabet as per English alphabetical से। How many words form will have B without any vowel, ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें वॉवल आएगा ही नहीं आएगा। पहले भाई सेकंड और थर्ड को चेंज करना है, ए नेक्स्ट करोगे बी बन जाएगा, पी से प्रीवियस करो ओ बनाएगा, एक वॉवल इसमें आ जाएगा, तो विदाउट वॉवल पूछा है ये, चलो ओ सेकंड लेटर नेक्स्ट करोगे तो वॉवल नहीं देगा, पर टी से पीछे करोगे ये भी वॉवल नहीं देगा, एस बनाएगा, ये एक आपको एक वर्ड ऐसा मिल गया जिसमें कोई वॉवल नहीं आने वाला, ए ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वॉवल खत्म हो जाएगा, टी पीछे करोगे एस में कन्वर्ट होगा, इसमें भी कोई वॉवल नहीं मिलेगा।
क्यू नेक्स्ट करोगे आर बनेगा, आर से प्रीवियस करोगे क्यू बनेगा, इसमें भी कोई वॉवल नहीं मिलेगा। टी से नेक्स्ट करोगे यू बन जाएगा, यहाँ पे एक वॉवल चला जाएगा तो उसको हटा दो। 3 ऐसे मिल रहा है, 3 आंसर ऑप्शन 4 में दिया हुआ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 25 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है। 19वां सवाल, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड, हर शब्द का पहला और तीसरा अक्षर आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म्ड, है ना। मिल गया, सामने होगा पैट और टॉन, ये पीएटी बन जाएगा, पीएटी फर्स्ट और थर्ड इंटरचेंज करोगे, ये टीओएन टर्न बनेगा। ये टैम जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, आरक्यूपी जैसा और बीटीएस जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो ये एक और एक, ये दो, एक और एक दो, है ना। कितने हो गए, 11 नहीं 2। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। इफ इन ईच ऑफ द वर्ड्स every consonant is changed to previous letter and every vowel changed to next letter, है ना। vowel को next में कन्वर्ट करना है और consonant को previous में कन्वर्ट करना है। how many word this form, at least one vowel will appear, कम से कम एक vowel मिल जाए। देखो जो भाई vowel है वो तो vowel खत्म हो जाएगा, consonant को पीछे करोगे, टी एस में कन्वर्ट होगा, पी किस में कन्वर्ट होगा, ओ में, यहाँ पे एक vowel मिल जाएगा। ये वॉवल तो चलो चला जाएगा, कॉन्सोनेंट एन से पीछे करोगे एम मिलेगा, टी से पीछे करोगे एस, इसमें कोई वॉवल नहीं मिलेगा, इसमें कोई वॉवल नहीं मिलेगा। इसमें देखो कॉन्सोनेंट एम है वो एन में एल में कन्वर्ट होगा और टी एस में कन्वर्ट होगा, ए बी में कन्वर्ट होगा, कोई वॉवल नहीं मिलेगा। पी नीचे पीछे करोगे ओ में कन्वर्ट होगा, यानी कॉन्सोनेंट को पीछे, तो यहाँ एक वॉवल मिल गया आपको, बस आगे नहीं चेक कर रहा, मुझे कम से कम एक वॉवल मिल गया। एस से पीछे करोगे तो आर बनेगा, है ना। ये बी से पीछे करोगे तो ए बनेगा, यहाँ पे एक वॉवल मिल जाएगा ए, है ना। कॉन्सोनेंट को पीछे करना है, वॉवल को नेक्स्ट करना था, है, तो एक वॉवल इसमें भी मिल जाएगा। तो बिना वॉवल के इसमें भी वॉवल मिल रहा है एक, है ना, इसमें कोई वॉवल नहीं होगा, ये बिना वॉवल के हो जाएगा, ये बिना वॉवल के हो जाएगा, इसमें वॉवल रहेगा, इसमें एक वॉवल मिलेगा और इसमें एक वॉवल मिल जाएगा, 3 ऐसे होंगे जिसमें वॉवल मिलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन एटलीस्ट वन वॉवल विल अपीयर, है ना, तो चौथा विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो 21वां क्वेश्चन है, सिलोजिज्म से रिलेटेड, ओरली आंसर किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस का। तो पहला सवाल, ओनली अ फ्यू डब्ल्यू आर एम, केवल कुछ डब्ल्यू क्या है एम है, ओनली अ फ्यू का डायग्राम कैसे बनाओगे, डब्ल्यू, है ना, एम के साथ पॉजिटिव, फिर डब्ल्यू का कुछ हिस्सा एम के लिए नेगेटिव, ऑल पी आर, एम पी को इसके अंदर रखोगे एम के अंदर। अब पी जरूरी नहीं है डब्ल्यू के साथ रिलेशन बनाए, ठीक है, तो पी और डब्ल्यू का कुछ कहना नहीं है, कोई रिलेशन है नहीं पी और डब्ल्यू का। तो पहला कह रहा है ऑल डब्ल्यू कैन नेवर बी पी, क्या सारा डब्ल्यू पी के अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, बिल्कुल बेशक नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू का ये हिस्सा जो है, अब देखो इनडायरेक्ट रिलेशन डब्ल्यू और पी के बीच में मिल रहा है, वो क्या है, सम पार्ट ऑफ डब्ल्यू इज नेगेटिव टू पी, ये वाला हिस्सा डब्ल्यू का पी से नेगेटिव रहेगा क्योंकि एम से नेगेटिव है, वो एम के ही अंदर नहीं जा पाएगा, पी के अंदर क्या जा पाएगा, तो पूरा डब्ल्यू पी के अंदर कभी ले जा पाओगे नहीं भाई, ये वाला हिस्सा यहाँ ले जाने के लिए एम के अंदर भी जाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, पहला गलत हो गया। एटलीस्ट सम पी आर डब्ल्यू, कुछ पी डब्ल्यू है, सामने से ही गलत दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। नीदर फर्स्ट नो सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने फोर्थ ऑप्शन ही आंसर मार्क किया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ओनली फ्यू बी आर एल, ओरल करें, बी एल के बीच में पॉजिटिव, बी नेगेटिव एस के लिए, ठीक है, इसका मतलब एल का जो हिस्सा बी के संपर्क में वो एस के लिए नेगेटिव, सम आर एस आर डेफिनेटली नॉट एल, यहाँ पे मिल क्या रहा है, सम एल आर नॉट एस मिल रहा है, एल का कुछ हिस्सा बी के साथ बी नेगेटिव एस के लिए, है ना, तो द पार्ट ऑफ एल कनेक्टेड टू बी विल बी नेगेटिव टू एस, सम एल आर नॉट एस, पर ये कह रहे हैं भाई साहब सम एस आर नॉट एल, तो हमने कही ये बात गलत है आपकी, सम एल आर नॉट एस बोलते तो मैं सही बोल देता। ऑल एल कैन नेवर बी एस, कैन के साथ नेवर का मतलब सम नॉट होता है, मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब सम एल आर नॉट एस, यही तो अभी मिला था हमें, एल का कुछ हिस्सा बी को बी नेगेटिव एस के लिए, तो एल का जो हिस्सा बी के संपर्क में वो एस के लिए नेगेटिव, तो ये वाला सही हो जाएगा। डायग्राम बनाओगे तो ऐसे, ओनली फ्यू बी आर एल, नो बी एस, ऐसे सम एस आर डेफिनेटली नॉट एल, एल का कुछ हिस्सा बी है वो नेगेटिव एस के लिए, सम एल आर नॉट एस, एस सम नॉट फॉरवर्ड चलता है, एल की तरफ से आ रहा है तो एस की तरफ से हो, जरूरी नहीं है, गलत हो गया। ये सम एल कैन, ऑल एल कैन नेवर बी एस का मतलब ये हुआ कि एल का कुछ हिस्सा पक्का एस के लिए नेगेटिव है,
तो एल का कुछ हिस्सा बी के संपर्क में है और बी नेगेटिव एस के लिए, इसका मतलब सम एल आर नॉट एस, ये कंक्लूजन सही, ओनली सेकंड फॉलोज, सेकंड राइट आंसर बने। 23 देखो, ओनली फ्यू डब्ल्यू आर सी, केवल कुछ डब्ल्यू सी है, ओनली फ्यू डब्ल्यू आर सी, सम बी आर डब्ल्यू, कुछ भी क्या है डब्ल्यू है, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन, एटलीस्ट सम डब्ल्यू आर डी, कुछ डब्ल्यू क्या है डी है। अब देखो यहाँ पे डी तो कहीं दिया ही नहीं, ओनली फ्यू डब्ल्यू आर सी बोला गया, डब्ल्यू का कुछ हिस्सा सी के लिए नेगेटिव भी हो गया, सम बी आर डब्ल्यू है ना। फिर कह रहे एटलीस्ट सम डब्ल्यू आर डी, डब्ल्यू का डी के साथ रिलेशन कहाँ दिया है, गलत हो गया। ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा सी बी के अंदर बिल्कुल जा सकता है, जब कोई रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी सारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, इसको बनाओ। सम पी आर एस, ओनली एस फ्यू एस आर एन, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, सम पी आर एस, कुछ पी क्या है एस है, ओनली फ्यू एस आर एन, एस का कुछ हिस्सा एन है, साथ में कुछ नेगेटिव है, नो एन एस पी। अब एन नेगेटिव पी के लिए, पहला ऑल एन बीइंग एस इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा एन एस के अंदर ले जा पाओगे, बोलो एन को पूरी तरीके से एस के अंदर, ये हिस्सा छोड़ के एन को एस के अंदर बाकी कहीं भी ले जाओ, यहां ले जाओ एन को, पॉसिबल है, सही हो गया। सम एस आर नॉट पी, एस का कुछ हिस्सा पी नहीं है, तो एस का जो हिस्सा एन के संपर्क में है ना वो पी के लिए नेगेटिव होगा, तो ये सही हो गया। बोथ द कंक्लूजन आर करेक्ट, राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 5 बोथ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सेम है क्या 25 नंबर, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो पिछला वाला क्वेश्चन था, ठीक। तो आज की क्लास के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। जाने से पहले सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जिस भी प्लेटफॉर्म पे। आगे आपकी क्लासेस वापस लाइव एज इट इज जैसे चलती है 9 बजे से 10 बजे वैसे चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.